नमस्कार, आज हमारे बीच में राजू चौधरी जी हैं, जो एक एमएफडी हैं और आज उनके बीच सी बातें कर रहे हैं कि जो आज हमारे इन्वेस्टरों तक कुछ ज्ञान की बातें होंगी। तो पहला मेरा सवाल है आज राजू चौधरी जी से कि एसआईपी करें या म्यूचुअल फंड करें? काफ़ी इन्वेस्टरों का ये सवाल आ रहा है कि मैं एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करूं या म्यूचुअल फंड में करूं? तो राजू सर, आपका क्या व्यू ये है? क्वेश्चन तो मुझे लगता है 90% इन्वेस्टर का है, एसआईपी करूँ कि म्यूचुअल फंड करूँ। आप देखो, म्यूचुअल फंड एक चीज़ है, एसआईपी तरीका है। जैसे मैं बोलूँ सोना खरीदना है, अब सोना को 2 तरीके से खरीद सकते हैं। एक तो एक बार में ही 1 लाख रुपया लगा करके खरीद लिया सोना, और या 10-10 हज़ार रुपये मंथली करके लगाया सोने में ही, तो 10-10 हज़ार रुपये मंथली दे के भी सोना ही खरीद रहे हैं, और 1 लाख दिया तो भी सोना ही खरीद रहे हैं। सोना है 1 लाख में खरीद लिया, ओके, 10-10 हज़ार रुपये महीना दे के खरीदा, तो ओके, दोनों ही स्थिति में सोना खरीद रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे सोना हटा दीजिए, अब म्यूचुअल फंड कर दीजिए। म्यूचुअल फंड 1 लाख में एक बार खरीद लिया, या 10-10 हज़ार रुपया लगा के एसआईपी से म्यूचुअल फंड खरीद लिया। तो एसआईपी हर महीने पैसा जमा करने के तरीके को एसआईपी बोलते हैं। एसआईपी कोई चीज़ नहीं है। ओके, हर महीने जो पैसा जमा कर रहे हैं इसको एसआईपी बोलते हैं। चावल में एसआईपी हो गया, चांदी खरीदने लो हर महीने तो चांदी में एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड हर महीने खरीदो तो म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट है, उसको हम कैसे खरीदते हैं इसके मोड को एसआईपी बोलते हैं। हम अगर राजू सर ये बात को अगर कहें दर्शकों को कि ये जस्ट एक पोस्ट ऑफिस में जैसे पहले आरडी करते थे, उसी को हम एक अपग्रेड या अपवर्जन भी कह सकते हैं। नहीं, एसआईपी तो वही है ना, तरीका है। फिर भी ऐसे अगर वाइडली देखा जाए, कॉमन सेंस के रूप में देखा जाए, कि म्यूचुअल फंड का मतलब मान लेता हूँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड बोल दिया, और हर महीने पैसा जमा करने के तरीके को एसआईपी बोला। तो साधारण इन्वेस्टर को देखा जाए, या ज़्यादातर ज़िंदगी में पैसा तो हर महीने ही आता है ज़िंदगी में, जागरूकता में आ पाया कि हर महीने डालते हैं, ज़्यादातर को पैसा ऐसे ही आता है, तो इसी मोड में डालते हैं। तो एसआईपी इसलिए ज़्यादा फेमस हो गया। किसी के पास वन टाइम तो पैसा होता नहीं है कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख आ गया और कर दिए। आता है तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि क्या देखा जाता है कि हर महीने पैसा कमा रहे हैं, हर महीने पैसे डाल रहे हैं। तो आरडी की तरह से कंपेयर कर, आरडी भी क्या है, हर महीने जा रहा है, तो एसआईपी भी हर महीने जा रहा है। कहाँ जा रहा है? म्यूचुअल फंड में जा रहा है। थैंक यू, आप लोगों को शायद समझ आया होगा। अभी मेरा अगला सवाल है सर कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करूं या मैं एमएफडी के माध्यम से करूं? देखिए, आपको सब कुछ पता है, मतलब म्यूचुअल फंड का सारे एक्सपेक्ट पता है, तो आप तो डायरेक्ट कर लीजिए। लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो कुछ दिन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रह करके सीख लीजिए, जान लीजिए सारी चीज़, सारे फैक्टर्स। उसके बाद आप खुद से कीजिए, डायरेक्ट कीजिए। शुरुआत में मैं कहूँगा कि एडवाइज़र के साथ ही सारा ज्ञान ले लीजिए। वो पीके है ना, हाथ पकड़ लेता है और सारा कॉपी करके अपने पास रख लेता है पीके पिक्चर में। तो वैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ दिन हाथ पकड़ लो, सारा कॉपी करके लैंग्वेज अंदर कर लो, जब सीख लो फिर अपने आप करो। लेकिन सर एक चीज़ समझ में आता है काफ़ी, ये भी है कि इन्वेस्टर तो पैसा नहीं बना रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीम पैसा बना रही है। ये क्या कारण है सर? नहीं, इसका कारण है कि वही नहीं बना पा रहा है जो एजुकेट नहीं हो पा रहा है इन्वेस्टर, या जिसके साथ एडवाइज़र नहीं है। जिसके साथ एडवाइज़र है वो बना ही पा रहा है। जिसके साथ एडवाइज़र नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, थोड़ा-सा मार्केट क्रैश क्या हुआ, थोड़ा-सा रसिया यूक्रेन का सिंदूर कांड का फर्जी युद्ध क्या हो गया, भारत पाकिस्तान का फर्जी टीवी पे बता क्या दिया, उसके डर से लोग निकाल लेते हैं। लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेंगे, अगर वो जानते रहे ये षड्यंत्र के बारे में, तो आप डरेंगे नहीं। टीवी पे जितना खबर आता है सब झूठ आता है, एकदम फ्रॉड आता है, 100% फ्रॉड आता है। तो लश्कर नोएडा के न्यूज़ से बचना है। लश्कर नोएडा मतलब वो सारे न्यूज़ एंकर नोएडा में रहते हैं, उसको नाम हमने लश्कर नोएडा दिया है। तो उसके न्यूज़ से बचिए, और उस पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रह करके थोड़े दिन, साल 2 साल सब दाँव पेच सीख लीजिए, उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज़रूर बनिए। राजू सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है अभी, जो चैट जीपीटी, एआई इनका यूज कर रही है, तो ये अधिकतर जो पैसा आजकल इनको इमीडिएट पैसा चाहिए, तो आपका क्या व्यू है सर इस पे? इमीडिएट पैसा कभी बनता नहीं है, जाता ज़रूर है, कभी नहीं बनता इमीडिएट। लॉटरी खेलेंगे बन जाएगा, पर वो कितने का बनेगा? 1 करोड़ लोग लगाएँगे तो 10 लोग का होगा। इमीडिएट पैसा कभी नहीं बनता है, किसी भी तरीके से नहीं बनता है। इमीडिएट का कोई स्कीम लॉन्च है तो वो सबका पैसा खींचने के लिए है। लॉन्ग टर्म में ही पैसा बन सकता है, थोड़ा धैर्यपूर्वक रहेंगे और थोड़ा-सा अध्ययन करेंगे सारी चीज़ को। मैं बोलता हूँ बिटकॉइन से दूर रहना है, कोई भी चिट फंड से दूर रहना है, जो 12-13% से गारंटी का ज़्यादा रिटर्न देते हैं, ये वादा करते हैं, दूर रहना है उससे। आज आपको गोल्ड कैसा लगता है सर? इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड और सिल्वर का जो रिटर्न दिख रहा है इस 2025 के इस दौर में, तो आपका इस पे क्या व्यू है सर? गोल्ड और सिल्वर देखो, मैं तो हमेशा बोलता आया हूँ, गोल्ड और सिल्वर हार्ड लेना है, ज्वेलरी लेना है। मैं मना करता हूँ सॉफ्ट कॉपी में इन्वेस्ट करने से।
इन्वेस्टमेंट करना है तो सॉफ्ट कॉपी में ना करके हार्ड, मतलब कंगन पहन लीजिए, वाइफ को दे दीजिए, बच्चे को दे दीजिए, ऐसे नहीं करना है। मतलब कि सॉफ्ट कॉपी खरीद रहे हैं। गोल्ड मतलब सोना तो हमेशा सोना ही रहा है, कभी ये नीचे आने वाला तो है नहीं। जितना हो सके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए अपने लिए। आपके अनुसार कितना होना चाहिए पोर्टफोलियो में गोल्ड, अगर हम इन्वेस्टरों को नहीं, बताना पोर्टफोलियो चाहें? का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वो वेल्थ क्रिएशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वो जीवन का हिस्सा होना चाहिए। जैसे होता है, जैसे कोई लोग बोलते हैं कि ज़मीन कितना पोर्टफोलियो होना चाहिए, बकवास बातें हैं कि ज़मीन पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा होना चाहिए। हम सब कुछ पैसे में तौलने लगे हैं तो एक दिन वाइफ को, बच्चे को, माता को, बहन को, सबको पैसे में तौलने लगेंगे, ऐसा वो चाल चल रहा है। जो इन ज़मीनों को, इन सोना गहना ये सब कभी पैसे से नहीं तोला जाता था, मूल्य नहीं था इसका। मूल्य था जीवन में जो ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी चीज़ है, उसका मूल्य हम आपस में लेन देन करते थे वाटर सिस्टम से। तो ये सब चीज़ का मूल्यांकन करना ना, ये बहुत डेंजरस स्थिति होते जा रहा है। आज सोना खत्म हो जाएगा, कल ज़मीन खत्म हो जाएगा, फिर जैसे महाभारत में करते थे, वाइफ को गिरवी रखने लगे, बच्चे को गिरवी रखने लगे, तो ऐसे करके मूल्यांकन जो है तो होते रहा। नहीं है, पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बस ज़िंदगी में जितना रिक्वायर्ड है उतना होना चाहिए। इन्वेस्टरों को अधिक आपको ये बातें ना समझ में नहीं आई होगी जो मैं बोला हूँ अभी 1 मिनट पहले। इसके लिए आप राजू चौधरी, राजू RAJUCHOUDHRY, एक अलग चैनल है जहाँ कुछ सेक्रेट बात बताया हूँ। उस चैनल पे 7 वीडियो जाके देखेंगे, तभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ पूरी तरह से समझ में आएगा। घर कब खरीदना चाहिए हमें? जब अपना पैसा हो जाए 2 गुना। लोन पे लेना चाहिए या कैश? कभी भी लोन पे नहीं लेना है, हमेशा मना किया हूँ। इतना पैसा हो जाए कि जैसे आप 50 लाख का घर ले रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। राजू सर, ऐसे में तो लोग फिर घर खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पैसा जमा करते करते काफ़ी समय लग जाएगा, और वो ज़मीन या सच बोलूं तो अगर मेरे पास अगर पैसा नहीं होता तो मैं कभी नहीं खरीदता। मैं 20 साल मैं पापा जी के साथ रहा तो ज़िंदगी भर रेंट पे ही रहा। पापा जी कभी सोचे ही नहीं कि अपना घर हो जाए, एकदम बिंदास रहा। 100 रुपया कमाया, 100 रुपया खाया, 150 रुपया कमाया, 150 रुपया खाया। यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जिए सुख से दिए। तो ज़िंदगी में टेंशन नहीं रहता था। जो अपना घर वाला वो बेचैनी नहीं रखे। जब पैसा हो गया तो उसके बाद जो है लेना चाहिए। आप कहते हैं कि नहीं हो तो नहीं ले पाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए, 5,000 रुपये का रेंट पे रह रहे हैं और 25,000 रुपये इनकम है, तो 20,000 रुपया खर्चा करेंगे ना अपनी ज़िंदगी भर। या फिर 50 लाख का बुक कर दूँ, 15,000 रुपया का EMI दे दूँ और 10,000 में घर चलाऊँ, क्या करूँ बताओ। मैं खुद 20 साल रेंट पे रहा हूँ तो मुझे कभी दिक्कत नहीं होता है। और जो इस स्ट्रेटजी पे चलेंगे, देखिए आपको कोई लोन देने के लिए आ रहा है ना, तो आपको अमीर बनने के लिए नहीं दिया जा रहा है, आपको गरीब बनने के लिए दिया जा रहा है। कभी भी बंधन में नहीं फंसना है कि EMI के चक्कर में करना ही पड़ेगा काम। भाग रहे हैं, संडे भी भाग रहे हैं, कोई हॉलीडे है उसमें भी भाग रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख को EMI भरना है, नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा हो मतलब कितना पैसा, 2 गुना पैसा तब करना है। ऐसे नहीं कि 50 लाख हुआ और घर ले लिए ना। राजू सर, आज मैं आपसे अपने देश के उन वीर सूरवीरों के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपने पूरे 24 घंटों अपना समय देते हैं और अपने घर से बहुत दूर रहते हैं, और वो काफ़ी यंग एज में रिटायरमेंट ले रहे हैं। उनके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि उसके बाद उनकी जो दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है उनके परिवार की, उनके बच्चों की हायर एजुकेशन, ये सब कुछ चलती है। हमारे देश के जो वीर जवान हैं, जो बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं और अपने घरों से बहुत दूर रहते हैं और देश में 24 घंटे अपना समय देते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो बहुत जल्दी ही कम एज में 40-50 साल की उम्र में वो लोग रिटायरमेंट हो जाते हैं, और उनके पास जो लाइबिलिटीज होती है वो बहुत 10-15-20 साल आगे तक रहती है, तो उनके लिए आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हो कि उन्हें कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए? देखिए, जो लोग मान लें कि 20 के एज में 17, 18, 19, 20 में जॉब में आ जाते हैं वो लोग, अगर तो कोई व्यक्ति सारा का सारा पैसा प्रोविडेंट फंड करते रहे तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं पा पाएंगे। प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करना ही नहीं है। 6% से ज़्यादा जो मिनिमम कटता है, 1 लाख है तो 6,000 रुपया कटेगा, 1 लाख बेसिक है तो 6,000, 50,000 बेसिक है तो 3,000, इतना ही कटना चाहिए। उसके अलावा जैसे ही जॉब लगे आप स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप में बैंक वाला म्यूचुअल फंड जिसका EM ज़्यादा है उसमें आप SIP करते रहिए, 5 साल में पता भी चल जाएगा। अगर तो ऐसा कर लिया तो 20 साल भी सर्विस बहुत होता है, 16-17 साल भी इतना पैसा कर दिया तो एडिशनली 1 करोड़ रुपया बन जाता है उनको। मतलब 10-15 हज़ार के SIP से शुरू कर दे, PF ना करके इधर कर दे। आपका PF भी पैसा मार्केट में ही लग रहा है सारा पैसा, तो बेहतर है कि आप खुद लगाइए। तो जो अगर ऐसे कर पाएँ वही बच सकते हैं, नहीं तो बचने का उपाय नहीं है। और दूसरा ये बचने में ये है कि आपको दूसरा नौकरी भी नहीं करना पड़ेगा। अगर 20 साल 18 साल अपने म्यूचुअल फंड में सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 6% PF कटने के बाद जो बचा
थोड़ा सा ज़िंदगी में कटौती करना है। दूसरे को देख करके आईफ़ोन खरीद लिए, कार खरीद लिए, बाइक चेंज कर लिए, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा-थोड़ा सेव करते रहना है, जब तक सर्विस है बचाना है। बचा करके सारा पैसा इन्वेस्ट किया तो यकीन मानिए आपको दूसरा नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नौकरी करेंगे, काम करेंगे, वो अपनी मर्ज़ी का करेंगे, वो मजबूरी में नहीं। एसबीआई बैंक के आगे दरबान का नौकरी कर रहे हैं, नहीं करेंगे। क्यों कर रहे हैं आप? मजबूरी में कर रहे हैं। वो मजबूरी भी ख़त्म हो जाएगा अगर आप शुरू से पैसा इन्वेस्ट कीजिए और अननेसेसरी चीज़ों में खर्चा मत कीजिए। और दूसरा गलती बड़ा क्या होता है कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ एक ज़मीन खरीदते हैं, वहाँ एक घर बनाने का सोचते हैं। जब तक सर्विस में है घर बनाना ही नहीं है। अगर कहीं मिल गया गाँव में तो बना लीजिए, लेकिन दूसरे जगह पे जहाँ पोस्टिंग है वहीं बना लिए, उसमें फंसते चले जाते हैं लोग। वो नहीं करना है। बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि हमारे जो युवा हैं और हमारी कंट्री को सर्व कर रहे हैं, वो लोगों के साथ ये बहुत बड़ी चैलेंज है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनकी ये प्रॉब्लमें होती है, और वो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वह कृपया करके अपना घर बाद में प्लान करें रिटायरमेंट के बाद। राजू सर ने खुद का एक उन्होंने व्यू दिया आप लोगों को। राजू सर, एक मेरा सवाल ये है आपसे कि ये मैं पर्सनली एक सवाल कर रहा हूँ कि जैसे 2008-9 की एक मंदी आई थी, बहुत ज़बरदस्त मंदी आई थी, मार्केट गिर गया। 2014 की आई थी, 2018 में एक प्रॉब्लम आई थी, जो 2019 और 20 का जो कोविड का दौर था उसमें तो एक भयंकर बहुत अच्छी गिरावट आई थी। शायद आपको वह उसको कैसे उस फेज को आपने हैंडल किया, या आपने अपने कस्टमरों को क्या बताया उस टाइम? देखिए, इस तरह का गिरावट आगे भी आ सकता है, ये ध्यान रखना है, लेकिन ये नेचुरल नहीं होता है। जैसे आपने बोला 2000 का, 2014 का या 2019 का, ये सब क्रिएट किया जाता है, सब क्रिएट किया जाता है। आपको लगता है रसिया यूक्रेन हो गया, या अभी सिंदूरी कांड हो गया, या 9/11 में कोई टकरा गया जहाज़, सब क्रिएट किया, बम से गिराया गया 9/11 में। अभी वो एविडेंस आके आ रहा है। तो आने वाले दिनों का मैं बताता हूँ कि क्या-क्या होगा, और क्लाइमेट चेंज फेक होगा, एलियन अटैक फेक होगा, और इसके लिए बेतहाशा जो है क्लाइमेट चेंज का क्रिएट किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे आप वो बिजली देखते हैं ना, जैसे सोलर। ओके। मान लीजिए ये ज़मीन है और कच्चा ज़मीन है, मिट्टी का है, तो यहाँ पे ठंडक होगा या गर्मी होगा? बोलिए आप। मिट्टी है, सीमेंट का नहीं है, तो ठंडक होगा या गर्मी होगा? ठंडक होगा। अब मैं इस पे टाइल्स लगा देता हूँ या सीमेंटिंग कर देता हूँ, तो गर्मी बढ़ेगा या कम होगा? गर्मी बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। अब मैं यहाँ पे ना सोलर पैनल लगा देता हूँ शीशा वाला, अब गर्मी और बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। तो अगर पूरे दिल्ली में, एनसीआर में ये सोलर पैनल लगा दूँ तो गर्मी बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो ये प्लान है क्लाइमेट चेंज के नाम के कि 1-2 डिग्री बढ़ा दिया जाए। तो जगह-जगह पे आप देखेंगे एयरपोर्ट का जगह खाली है, गंगा के किनारे जगह खाली है, रेलवे स्टेशन का जगह खाली है, सब ज़मीन को, सारे ज़मीन को आप सोलर पैनल से ढक दो। तो जो सूर्य का करंट पड़ेगा और उससे जो रिफ्लेक्शन होगा, वो 2 गुना ज़्यादा गर्मी पैदा कर देगा, और इसको नाम मोगेम्बो दे देगा क्लाइमेट चेंज का। उसके नाम पे लॉकडाउन लगाया जाएगा, उसके नाम पे मार्केट गिराया जाएगा। ये अगला चालबाज़ी है, लेकिन अच्छी बात है इस युग में, मैं इस युग को बेहतरीन मानता हूँ। क्यों? यहाँ सब भंडाफोड़ हो जाता है पहले ही। किसी काल का बात हो जो लोग नहीं पकड़ पाता हो चालबाज़ी को, इस युग में छोटे-छोटे बच्चे चालबाज़ी को समझ रहे हैं, और ये क्लाइमेट चेंज जैसा प्रोपेगेंडा नहीं चल पाएगा, क्योंकि लोग जाग चुका है। दूसरा, एलियन अटैक के नाम पे जो कराया जाएगा वो जाग चुका है, कोई प्रोपेगेंडा उसका चलना नहीं है। ब्लू बीम टेक्नोलॉजी से आपको ना दिखाया जाएगा कि इतना त्राहिमाम हो गया, अब ऊपर से भगवान आ रहे हैं और वो आपको संदेश दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, पर एक्चुअल में वो संदेश मोगेम्बो का होगा। ब्लू बीम टेक्नोलॉजी से भगवान उतारा जाएगा ज़मीन पे, वो प्रोजेक्टर से। ये ब्लू बीम टेक्नोलॉजी भी आप सर्च कीजिए, हार्प टेक्नोलॉजी सर्च कीजिए कि कैसे हमारे क्लाइमेट को, जहाँ बारिश करा के हमारे अनाज को ख़त्म किया जा रहा है, सूखा ला करके हमारे अनाज को ख़राब किया जा रहा है। हार्प टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, एलियन अटैक, ब्लू बीम टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि अगला जो मार्केट क्रैश है नहीं हो सकता है। मुझे पर्सनली फ्यूचर में क्रैश नहीं दिखता है, क्योंकि बहुत क्रैश करने का कोशिश किया पर क्रैश हो नहीं पाया। बहुत तरह का चालबाजी चला इस 2 साल में, 2 साल में चला, और टीवी मीडिया रिंगटोन से बताया गया, पर सारे फेल हो गए। एक और सिंपल उदाहरण देता हूँ। अभी आपने सिंदूरी कांड देखा कि जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में, पहलगाम में ऐसे हमला कर दिया, और 10,000 लोग को हटाने के लिए, 10,000 लोग को कैसे हटाया जाए, तो एक जगह 4 आतंकवादी आया, धड़धड़ा दिया। अब बोल रहे हैं कि वहीं पे घुस गया है। कहाँ घुस गया है? कहीं घुस गया है, मतलब जहाँ 10,000 घर है, लिथियम का भंडार जहाँ पे है, कि अब जो है ना यहाँ पे आतंकवादी, भागो, सब घर 10,000 घर को खाली करा दिया। खाली कराने के बाद अब वो कारपोरेट आएंगे और वहाँ पे लिथियम का खनन करेंगे। कहीं भी आतंकवादी बोला जाता है, कहीं भी नक्सली बोला जाए, आप वेट करो,
वहाँ से सबको विस्थापित कर दिया। अब वेट करो 4-5 साल 10 साल, देखो बालकोनी में चाय पियो। अब बड़े अफसर हो, IAS अफसर IPS अफसर हो, बड़े अधिकारी हो, बालकोनी में चाय पियो, सिगरेट पियो और सोचो अरे यहाँ पे तो 10 साल पहले माओवादी बताया था, नक्सली बताया था, आतंकवादी बताया था, पर यहाँ तो तांबा का भंडार मिला है, यहाँ तो लोहा का भंडार मिला है, यहाँ तो पेट्रोल का भंडार मिला है, यहाँ तो लिथियम का भंडार मिला है। सोचो, अभी नहीं सोचने बोल रहा हूँ, अभी तो धुआंधार पारी खेलो आप लोग, जहाँ मारना है जिसको मारना है मारो। लेकिन 10 साल के बाद जब बैठ जाओगे, रिटायरमेंट ले लोगे, बालकोनी में पेपर पढ़ोगे, धीरे धीरे सोचो, धूप खाते खाते, फल खाते खाते, कि ऐसा कैसे हो गया कि जहाँ जहाँ कांड करवाया वहाँ वहाँ नीचे संपदा निकला, भरपूर संपदा। और वो इजराइल का कोई कंपनी, कोई ईस्ट इंडिया का कोई कंपनी, कोई रिलायंस, कोई अदानी उसको निकाल रहा है। वहाँ पे गांव बसा हुआ था, शहर बसा हुआ था। तो ऐसे करके धीरे धीरे सोचना है, करना किसी को कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ, लोग पूछते हैं मुझसे करना, करूँ क्या, ये षड्यंत्र पता चल गया, करूँ क्या? भाई किसी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ जानना है। जब आप जान जाते हो कि सांप नहीं रस्सी है, पैर पड़ा रात में और खलबला गए कि यार सांप होगा, मोबाइल का टॉर्च निकाले और देख लिए कि अरे ये तो रस्सी है, फिर आप डरते थोड़ी हो। बस जान गए, बस डर मिट गया। जानना है सबको। एक कपड़ा सूखने में 1 घंटा लगता है, तो 1 करोड़ कपड़ा को सूखने में भी उतना ही घंटा लगेगा। हमको नॉलेज आया है, आपको नॉलेज आया है, आपको नॉलेज आ गया, तो 1 करोड़ आदमी को नॉलेज में, इस नॉलेज में आने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगा। धैर्य रखिए। और आप क्या पूछना चाहेंगे? सर, अगर एक सवाल और आता है लोगों का, कस्टमरों का, कि गुरु की भूमिका जो एडवाइज़र होते हैं या MFD, उसे आप कैसे समझते हैं सर? देखिए, वो बहुत क्या? बड़ा रोल है, और जो नहीं समझते हैं वो नहीं समझते हैं, वेल्थ क्रिएट कर भी नहीं पाते हैं। मैं सबके लिए बोलता हूँ, 1-2 साल पहले आप एडवाइज़र के साथ हाथ थाम के चलिए। सब कुछ सीखने के बाद ही आप खुद डायरेक्ट कीजिए। गोल आपकी उसमें क्या भूमिका लाते हैं सर? अगर इन्वेस्टमेंट जर्नी में गोल का होना कितना ज़रूरी है? गोल अगर सेट नहीं करते हैं तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि गोल सेट कर दिया कि मुझे बच्चों के शादी के लिए 40 लाख रुपए चाहिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए 25-30 लाख रुपए चाहिए, घर बनाना है तो 60 लाख रुपए चाहिए, खुद के रिटायरमेंट के लिए 50 लाख चाहिए। ऐसे करके गोल सेट कर देना है। आज कार एक 10 लाख का खरीदा है, तो 12-13 साल के बाद कार फिर से चेंज करेंगे, तो चलो इसमें 1000 का 2000 का SIP कर देता हूँ कार के लिए। ऐसे करके छोटे छोटे फाइनेंशियल गोल मतलब जिसमें 10 लाख रुपया से ऊपर का खर्चा हो रहा है, वो फाइनेंशियल गोल में आ जाता है। 10 लाख से ऊपर, 1-2 लाख तो आप चलते फिरते कभी भी कर लेंगे काम पूरा, लेकिन 10 लाख से ऊपर का खर्चा है और 10 साल के बाद आने वाला है, इसको हम फाइनेंशियल गोल बोलते हैं। कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर से, खुद नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, एडवाइजर से मिल लीजिए, वो कैलकुलेट करके बता देंगे। क्योंकि मुझे लगता है ज़िंदगी में इतना पैसा है कि हर कोई उस पैसे को इन्वेस्ट करके खूब अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं। चाहे जो 15,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, चाहे जो 25,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, चाहे जो 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। और यदि आप सही से प्लानिंग नहीं किए तो 5 लाख रुपये महीना कमाने वाला भी अच्छे से नहीं जी पा रहा है। तो शुरू से थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। जैसे डॉक्टर का रोल है ना, वैसे फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल है। थोड़ा थोड़ा करके सीखिए, थोड़ा थोड़ा करके SIP कीजिए। ETF सर, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ETF में या नहीं करना चाहिए? मैं तो मना करता हूँ, क्योंकि ETF जैसे आप लेते हैं, डीमेट अकाउंट करना पड़ता है आपको, और डीमेट में फिर वही चालबाजी, शेयर बेचो खरीदो, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सब होने लगता है। ETF में 1 लाख लगाया, 1,20,000 हो गया, आप निकालना चाहेंगे, मैं मना करता हूँ पर्सनली। आप स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप, इंडेक्स फंड, इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। ETF से दूर, डीमेट से दूर रहिए। लास्ट सवाल मेरा ये है, राजू सर, आपने इतने साल में इतनी अच्छी वेल्थ जनरेट की है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना गुरु मंत्र दें, जो कि हमारे इन्वेस्टरों को भी ये पता लगे कि वो जो डिसिप्लिन आपने अपने अंदर लाए और आपने एक सुचारू रूप से चलाई अपनी SIP या जो भी, तो उसके बारे में थोड़ा सर बताएं सर, अपनी बारे में कि आपने कैसे किया है? मैं जब स्टार्ट किया था तो मैंने सब कुछ अध्ययन किया थोड़ा सा। 1 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना आप अध्ययन कीजिए कि FD क्या है, NPS क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, RD क्या है, इंश्योरेंस क्या है, ट्रेडिशनल प्लान क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है। तो मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया तो पता चला कि नहीं, मेरे पास टाइम है, 20 साल टाइम है, 15 साल टाइम है, तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न ज़्यादा अच्छा हुआ है। और कोई लोन में झंझट में नहीं पड़ा, कोई FD, कोई सोना, कोई प्रॉपर्टी, कुछ कोई चीज़ नहीं खरीदा मैं, सारा पैसा इन्वेस्ट करता चला गया। जवानी का सारा पैसा झोंक दीजिए ना 12-13 साल में, तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट हो जाता है। तो यही मंत्र है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। थैंक यू राजू सर।